हेलो स्टूडेंट्स, 2026 के यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए कक्षा 10 विषय गणित का यह एक पेपर है। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने 20 बहुविकल्पी प्रश्नों को हल किया है। सेकेंड पार्ट में हमने खंड ब के प्रश्न 1 के सभी खंडों को हल किया है और ये थर्ड पार्ट है। इसमें हम खंड ब के प्रश्न 2 के सभी खंडों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए खंड ब प्रश्न 2, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। आपको बोर्ड में सिर्फ 5 खंडों को हल करना होगा, लेकिन हम यहाँ सभी प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो प्रश्न 2 का क, दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अंश अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो देखिए इन्हें हम इस प्रकार हल करते हैं। माना छोटा कोण यक्स है तो बड़ा कोण क्या हो जाएगा? बड़ा कोण यक्स प्लस 18 डिग्री होगा, क्योंकि दिया हुआ ना बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अंश अधिक है। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे दो समपूरक कोणों का योग कितना होता है? कोणों का योग ये होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो छोटा कोण हमारा यहाँ क्या है? यक्स है। बड़ा कोण क्या है? यक्स प्लस 18 डिग्री बराबर 180 डिग्री हो गया। इसको जोड़ेंगे तो क्या 2x, ये हो गया 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री। इसको इधर ट्रांसफर कर दिया, यह गया 2x बराबर, इसको घटाएंगे तो आएगा 2, 7 में से 1 गया 6, यह गया x बराबर आएगा 162 बटा में 2, 2 से काटेंगे तो जब 8 16 2 का, तो x का मान आ गया 81 डिग्री। यहाँ लिखेंगे छोटा कोण, जो छोटा कोण है भाई, छोटा कोण x बराबर कितना है? 81 डिग्री। और बड़ा कोण ये है x प्लस 18 डिग्री। x की वैल्यू क्या है? 81, यहाँ रख देंगे। 81 अंश प्लस 18 अंश हो जाएगा 9, 9 99, यानी एक आंसर हमारा ये 81 अंश हो गया, दूसरा हो गया 99 अंश। प्रश्न 2 का ख, समलंब चतुर्भुज एबीसीडी जिसमें AB समांतर DC है के विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA बटे OC इक्वल टू OB बटे OD है। तो देखिए इसको हम इस प्रकार हल करते हैं। दिया है समलंब ABCD में क्या दिया हुआ है कि AB जो है वो समांतर है DC की, यानी ये वाली जो लाइन है AB ये जो है ये हमारा DC के समांतर है। और इसमें दिया हुआ जो विकर्ण है AC, हमारा एक विकर्ण है AC, और BD भी एक विकर्ण है। ये दोनों एक दूसरे को बिंदुओं पर हमारे काट रहे हैं। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है, यहां पे लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध इस सवाल में हमको करना है OA अपॉन में OC बराबर OB अपॉन में OD। ये हमें सिद्ध करना है, और सिद्ध करने के लिए दो विधियां होती हैं, एक खेल प्रमेय से भी हम सिद्ध करते हैं और एक समरूपता कसौटी सिद्ध करते हैं। यहाँ पर हमें प्रश्न में दिया है कि समरूपता कसौटी का प्रयोग करके सिद्ध करना है, तो सिद्ध करते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे उत्पत्ति, उत्पत्ति में कुछ नहीं करना होगा। यहाँ पर देखिए हम लेंगे त्रिभुज AOB, एक त्रिभुज हमने लिया AOB, इस त्रिभुज की बात करेंगे तो देखिए जो एंगल ये होगा वही एंगल ये होगा। क्यों? क्योंकि AB समांतर DC है। और जो एंगल ये होगा वही एंगल ये होगा, क्योंकि AB समांतर DC है और एकांतर अंतर कोण से ये दोनों हमारे बराबर हो जाएंगे। और ये वाला कोण, ये एंगल, ये जो ये एंगल होगा ये भी एंगल इसके बराबर होगा, शीर्षाभिमुख कोण से हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन लेते हैं। त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में, ठीक, अब देखिए AOB में क्या हो जाएगा, यानी कि एंगल OAB
बराबर ये वाला एंगल इसके बराबर है तो लिखेंगे OCD, एंगल OCD। और लेते हैं OBA, एंगल OBA, ये किसके बराबर हो जाएगा? एंगल ODC हो जाएगा, एंगल ODC। यहां आप चाहे तो लिख सकते हैं, क्यों होगा ये? एकांतर अंतः कोण से बता सकते हैं, एकांतर अंतः कोण से। और यहां भी वही चीज होगा, एकांतर अंतः कोण से। साथ में यहां बता सकते हैं कि AB पैरेलल DC भी है, और यहां भी AB पैरेलल DC है, तो उन दोनों का हम यहां बता सकते हैं। अब देखिए, चाहे तो हम ये एंगल को इस एंगल के बराबर भी कर सकते हैं, और यहां लिख सकते हैं एंगल AOB बराबर एंगल COD। इसको कह सकते हैं शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक, तो अब यहां लिखेंगे, अतः एंगल 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 समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा? त्रिभुज AOB समरूप है त्रिभुज COD। तो हम कह सकते हैं, इसलिए क्या हो जाएंगे? संगत भुजाएं समानुपाती होंगी, समानुपाती होंगी। भाई, समरूप त्रिभुज की प्रॉपर्टी होती है कि जो समरूप है तो संगत भुजाएं समानुपाती होंगी, तो हमें जिस भुजा दिया बस वही लेंगे। तो अगर हम त्रिभुज AOB में बात करें तो OB लेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा? त्रिभुज AOB में बात करेंगे तो यहाँ से क्या लेंगे? OA अपॉन में उसमें जाएंगे तो क्या होगा? OC बराबर, इसमें अगर हम OB लिए OB, तो उसमें क्या हो जाएगा? OD हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया? प्रूफ। तो अगर अब इस तरह से बोर्ड पेपर में कॉपी में लिखेंगे तो आपको पूरा नंबर मिलेंगे। ठीक है। प्रश्न 2 का ग, द्विघात बहुपद 3x² - x - 4 के शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो देखिए, इसको हम इस प्रकार हल करते हैं। प्रश्न 2 के ग का है। देखिए, इसमें हमें एक द्विघात बहुपद दिया हुआ है, उसके हमें शून्य ज्ञात करना है, और शून्य ज्ञात करके उसके सत्यता की जांच भी करनी है। तो सबसे पहले हम शून्य को ज्ञात करेंगे। तो द्विघात बहुपद है क्या? द्विघात बहुपद हमारा जो है यहाँ पे दिया हुआ है 3x² - x - 4 है। ठीक है, तो इसके हमें शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करने के लिए पहले इसका हमें गुणनखंड करना होगा। गुणनखंड करने के लिए 3 चौका 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक छिपा हुआ होता है, तो 12 को हम ऐसा तोड़ेंगे कि घटाने पर एक आ जाए और गुणा करने पर आ जाए। जिसको हम लिखेंगे 3x², यहाँ पर हम लिख सकते हैं 4 - 3, क्योंकि 4 में से 3 को हटाएंगे तो यहाँ पर एक आ जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, और x वैसे लिखेंगे -4 वैसे। ठीक है, 3x² ये हो जाएगा, यहाँ कर लेंगे तो जाएगा 4x + 3x - 4। यहाँ से कॉमन लेंगे हम, क्या कॉमन मिलेगा? यहाँ से x कॉमन मिलेगा इन दोनों में से और इसमें से। तो इन दोनों में से x कॉमन लेंगे तो यहाँ होगा 3x - 4। यहाँ से क्या लेंगे? 1 कॉमन लेंगे तो होगा 3x - फिर कॉमन अगेन कॉमन लिया 3x - 4, 3x - 4, यहाँ जाएगा 3x - 4, और यहाँ हो गया x +। यहाँ लिखेंगे बहुपद के शून्य के लिए, बहुपद के शून्य के लिए, बहुपद के शून्य के लिए क्या होगा कि इस खंड को हम 0 के बराबर रखेंगे। ठीक है, तो 0 बराबर रखेंगे तो क्या होगा? यहाँ पर 3x - 4 = 0 हो जाएगा, तो यहाँ 3x की वैल्यू निकालेंगे, इधर आ जाएंगे, x की वैल्यू निकालेंगे तो 4/3 ये आ जाएगा। और तथा इस वाले खंड को 0 बराबर रखेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा? -2। ठीक है, तभी करके यहाँ लिखेंगे, तो द्विघात बहुपद के शून्यक यदि अल्फा व
बीटा हो तो आएगा, अल्फा बीटा हमने मान लिया तो क्या हो जाएगी, ये वैल्यू हमारी अल्फा हो जाएगी, अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 4/3 और बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा इक्वल टू हो जाएगा -1। ये हमारे क्या है, इसको सुनने गए। अब इसकी हम जांच करेंगे। ठीक, अब यहाँ हम करेंगे जांच। जांच में क्या होता है, सबसे पहले जो हमें बहुपद दिया उसको इंग्लिश लिख लेना है। लिखेंगे बहुपद क्या है, यहाँ पे 3x² - x - 4। यहाँ पे लिखेंगे तुलना, की तुलना किससे करना होगा हमको, मेन होता है क्या, ये ax² + bx + c से करने पर। जैसे हम यहां से इसकी तुलना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जैसे तुलना करें तो a बराबर हमें मिल जाएगा 3, b बराबर हमें मिल जाएगा -1 और c बराबर मिल जाएगा 4। ठीक, अब हम देखिए जानते हैं यहाँ पे शून्यंकों का योगफल, शून्यंकों का जो योगफल होता है, योगफल जिसको हम कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a। ये हमारा फॉर्मूला हो। अब इसी को हम चेक करेंगे कि जो हमारे शून्य आए हुए हैं ये क्या संतुष्ट हो पा रहे हैं। देखते हैं अल्फा वैल्यू क्या है, अल्फा वैल्यू यहाँ का 4/3, बीटा वैल्यू क्या है -1 है और ये -b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू यहाँ से होगी -1, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 3 है। तो देखिए इसको हल करेंगे, यहाँ एलसीएम ले लेंगे 3, तो 4 - 3 यहाँ जाएगा और माइनस माइनस प्लस 1/3 आ जाएगा। 4 में से 3 को हटाएंगे तो 1/3 और यहाँ भी 1/3, मतलब दोनों बराबर है, अतः हमारा कह सकते हैं तत्व। दूसरा भी चेक कर लेते हैं, शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल को हम क्या कहते हैं, अल्फा इंटू बीटा, और ये होता है c/a हो जाता है। तो अब यहाँ देखिए अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या है 4/3 है, यहाँ लिखेंगे 4/3, बीटा वैल्यू -1, सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू 4 है, ए की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 4 है और ए की वैल्यू क्या, सॉरी सी की वैल्यू यहाँ -4 है ना, ये -4, सी की वैल्यू -4 है। ठीक, यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 × 4 -4 हो जाएगा 3 और ये -4/3, ये भी आंसर आ गया। यहाँ लिखेंगे इससे स्पष्ट है कि, इससे स्पष्ट है कि दिए हुए द्विघात बहुपद के शून्यक 4/3 और -1 है। आपको बोर्ड पेपर में जिस तरह से मैं लिख रहा हूं उस तरह से टॉपिक को लिखना है। मैं चाहता था उसको शॉर्टकट में फटाफट चीजों को मैं बता सकता था, बट बोर्ड पेपर में आप वैसे ही लिखना। प्रश्न 2 का घ, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो देखिए इसको हम इस प्रकार हल करते हैं। दिया है, क्या दिया है भाई, केंद्र O है और स्पर्श रेखा, रेखा स्पर्श रेखा AB है, जो वृत्त को, जो वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है। ये हमें यहाँ सवाल में दिया हुआ है, स्पर्श करती है, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो हम एक चित्र बना के देखते हैं, जैसे लीजिए ठीक है, और ये क्या है, स्पर्श रेखा हो गई, इसकी स्पर्श रेखा हो गई ए और ये हो गया बी, इस पॉइंट पर ये स्पर्श करेगी और इसका सेंटर क्या है, ओ है, सेंटर ओ है। पी से, बिंदु पी से एक लंब खींचा गया है, खींचा
गया है। ये हमें दिया हुआ है, सिद्ध क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। बिंदु P से खींचा गया लंब, बिंदु P से खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र, वृत्त के केंद्र O से होकर जाता है, होकर जाता है। ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। अब यहाँ बता करेंगे उपपत्ति का मतलब होता है सिद्ध करनी चल रही है, उपपत्ति। यहाँ पर सबसे पहले हमें मान लेंगे कि यहाँ से एक हमारा जो ये जा रहा है लंब, वो इस तरह से जा रहा है, ये लंब है, कहाँ से जा रहा है, मान लिया जाता है ये हमारा एक पॉइंट है ओ डैश से होकर जा रहा है, ये हम मान लिए कि ये हमारा ओ डैश से होकर जा रहा है, ठीक है। यहां लिखेंगे माना बिंदु P से खींचा गया लंब, ठीक है, गया लंब बिंदु ओ डैश से होकर जाता है, होकर जाता है, ये हमने मान लिया, ठीक है। लेकिन मान तो लिया, लेकिन सवाल में दिया हुआ है कि 90 डिग्री, यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल ओ डैश पी इक्वल टू कितना होगा, 90 डिग्री। यही तो हमें दिया है, ये दिया, ठीक है, ये दिया। और हम लिखेंगे यहाँ पर हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से खींचा गया लंब, खींचा गया लंब जो होता है, लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, जाता है। इसलिए क्या होगा, इसलिए हम लिख सकते हैं कि एंगल ओ पी ई बराबर 90 डिग्री, इसको हमने 1 नाम दे दिया और इसको हमने 2 नाम। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, ओ डैश पी बी बराबर हो जाएगा एंगल ओ पी बी। और ये तभी संभव होगा जब ओ डैश ओ पर हो, ये तभी संभव होगा ना जब ओ डैश ओ पर हो। यहाँ लिखेंगे इससे स्पष्ट है कि स्पष्ट हो स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र पे होकर रहता है, केंद्र पे होकर इतना आपको लिखेंगे 4 नंबर मिलेगा। प्रश्न 2 का अंक, नीचे दिया हुआ बंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार दर्शा रहा है, विद्यार्थियों का माध्यक भार ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको हम इस प्रकार हल करते हैं। माध्यक ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, संचयी बारंबारता निकालना पड़ता है, संचयी बारंबारता, ठीक है। संचयी बारंबारता जिसको हम कहते हैं पीएफ, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, और इसको एफ ही बोलते हैं। तो संचयी बारंबारता निकलता कैसे, सीधा इसको 2 कैसे लिखना है, तो 2 में 3 को जोड़ के लिखेंगे हो जाएगा 5, 5 में 8 को जोड़ के लिखेंगे हो गया 13, 13 में 6 को जोड़ के लिखेंगे हो गया 19, 19 में 6 को जोड़ेंगे हो गया 25,
25 में 3 को जोड़ेंगे हो गया 28, और 28 में 2 को जोड़ेंगे हो गया 30, और यही हमारा हो जाता है यन कितना है 30, ये 30 है। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे मध्य पद। जब मध्य पद की बात करेंगे, मध्य पद क्या हो जाता है, ये होता है n/2। तो n/2 मतलब 30 रखेंगे तो आगे लगाएंगे हम 30 बटा तो कितना आ जाएगा 15। ये देखेंगे जो 15 है इस संचयी बारंबारता में कहां पर आता है, किसके बीच किसके बीच में आएगा 15। तो अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखते हैं 13 और 19 के बीच में क्या है हमारा 15 आएगा, 13 और 19 के बीच में 15 आएगा, इसीलिए इसके इसके जस्ट सामने आएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसी को हम कहेंगे ये हमारा यह हो गया, ये हमारा फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। जस्ट इसके आगे आते हैं तो ये लोअर लिमिट हो जाती है, इसी को हम कह देते हैं यल। ये 55 हमारा यल हो गया, जस्ट इसके ऊपर वाले टर्म को हम कहते हैं ये हमारा CF हो गया। ठीक, तो मध्य पद n/2 किस 15 का, इसलिए 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 यहाँ पर ध्यान देना है कि जो, इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि यन इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर लोअर लिमिट उठाएंगे तो जाएगा 55। ठीक, और यफ इक्वल टू क्या आ जाएगा, यफ इक्वल टू हमारा हो जाएगा 6। ठीक है, और यफ क्या हो जाएगा, और यफ इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 13। और हम अब हमसे पूछ रहा है कि माध्यम निकल, यहाँ पर सूत्र लगा देते हैं माध्यक का। ये देखिए सूत्र होता है माध्यक, माध्यक बराबर होता है यल प्लस n/2 माइनस CF यफ इंटू में एच हो जाता है। एच क्या है, एच हमारा ये अंतराल है। ठीक है, एच को आप कहते लिख सकते हैं अंतराल में क्या है, अंतराल यच कितना कितना बढ़ रहा है 40 45 50 अंतराल क्या है 8। इसी सारे वैल्यू को यहाँ पर हम रख देते हैं। तो यल की वैल्यू हो गई 55, ठीक है कोई बात नहीं। एन की वैल्यू यहाँ हो गई 30/2, CF की वैल्यू हो गई 13, यफ की वैल्यू हो गई 6, इसकी वैल्यू हो गई 5, तो हो गया 55। ठीक, और इसको करेंगे तो 30 से काटेंगे तो जाएगा 15 माइनस 3 बटे में 6 रहेगा और यहाँ पर रहेगा 5, ये हो गया 55। इसको 15 में 13 घटाएंगे आएगा 2/6 और ये है 5, ये हो गया 55, 2 3 6। ठीक है, यहाँ जाएगा 5/3, इसको और काम करेंगे तो हो गया 55, और इसमें भाग दे देंगे तो 3 का 3 आ जाएगा, 3 18 18 आता है साथ लिख के, और इसको जोड़ देंगे तो आ जाएगा 56.67। ये इसका माध्यक हो जाएगा, ये इसका। प्रश्न 2 का च, एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छया निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा फर्स्ट लाल है, दूसरा हरा नहीं है। तो देखिए इसको हम इस प्रकार हल करते हैं। लाल रंग के कंचों की संख्या, कंचों की, इसको हम इतना मान लेते हैं NR। ठीक है, कितना है, यहाँ लिखेंगे सफेद रंग के कंचों की संख्या, कंचों की संख्या, इसको हम NW व्हाइट मान लेते हैं, ये 8 है। यहाँ लिख लेते हैं हरे रंग के कंचों की संख्या, कंचों की, इसको हम NG मान लेते हैं, इतना है 4। ठीक है, यहाँ लिखेंगे कुल कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी, कुल कंचों की संख्या। ठीक है, इसको हम कह देते हैं NS। ये हो जाएगा, सबको जोड़ देंगे 5 + 8 + 4, तो NS कितना आ जाएगा 8 5 13 4 17 आ जाएगा। अब हमसे सवाल में पहला पूछ रहा है जाना गया ये क्या हो लाल रंग का, तो यहाँ लिखेंगे निकाले गए गेंद के, सॉरी पहला क्या पूछा है,
निकाले गए कंचे के लाल होने की प्रायिकता, लाल होने की प्रायिकता, लाल होने की प्रायिकता क्या कह सकते हैं हम इसको हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इक्वल टू कह सकते हैं n रेड अपॉन में n यस। तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इक्वल टू हो जाएगी n आर कितना है 5, टोटल कितना है, तो एक आंसर तो मेरा ये आ जाए। ठीक है, दूसरा पूछ रहा है हरा नहीं है, निकाला गया गेंद हरा नहीं है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि निकाला गया गेंद हरे रंग का है। तो यहां पर आते हैं, निकाले गए कंचे के हरे होने की प्रायिकता, पहले हरा होने की प्रायिकता को हम निकालते हैं। क्या होगा, पीजी हो जाएगा NG बटे में NS। ठीक है, तो यहाँ से पीजी इक्वल टू हो गया NG क्या है, हरा कितना है 4 है और ये कितना है 17 है। अब हमसे पूछ रहा है कि हरे रंग का नाम है, तो इसके लिए देखिए फार्मूला होता है, फार्मूला यहाँ पर हम लिख सकते हैं फार्मूला। ठीक है, पीजी मतलब हरे रंग के होने की प्रायिकता प्लस पीजी बार हरे रंग के न होने की प्रायिकता इक्वल टू हो जाता है 1। इसकी वैल्यू क्या है 4/17 और पीजी बार इक्वल टू 1। पी बार इक्वल टू निकालेंगे 1 माइनस 4/17 हो जाएगा। तो पीजी बार इक्वल टू यहाँ सेम ले लेंगे 17 में, 17 का 17 माइनस 4 हो जाएगा। पीजी बार इक्वल टू हो जाएगा 17 में से 4 को हटा देंगे तो आ जाएगा 13/, ये हमारा। तो बोर्ड की कॉपी में अगर आप इस तरह से लिखेंगे तभी आपको 4 नंबर मिलेगा, अगर आप ऐसे नहीं लिखते हैं तो नंबर आपके कटेंगे। इसलिए मैं इतना लिख कर बता रहा हूँ सारी चीजों की, बोर्ड की कॉपी में आपको ऐसे ही लिखना है।